ब्लेंडेड, ब्लेंडेड का मतलब होता है किसी में कोई चीज मिला देना, ब्लेंड कर देना। ब्लेंडेड पेट्रोल, ब्लेंडेड डीजल, सुना है ना, ब्लेंडेड जी फ्यूल, जी है ना। जी। जब इन्वायरमेंट पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि बायोफ्यूल को आप पेट्रोल के साथ 5% की परमिशन मिली है कि 5% जी ब्लेंडेड आप कर सकते हो। तो ब्लेंडेड जी। का मतलब होता है सम्मिश्रण करना किसी के साथ। हम्म यानी हम्म कोई चीज ऐसी है, अगर मैं ब्लेंडेड फाइनेंस की बात कर रहा हूं तो मतलब ये है कि जो फाइनेंस करना है, यानी वित्त अगर किसी को प्रोवाइड कराना है, ऋण किसी को प्रोवाइड कराना है, तो उसमें ब्लेंडेड होना, यानी सरकार की हिस्सेदारी भी होना और निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी भी होना, उसको कहते हैं जी। ब्लेंडेड, ब्लेंडेड फाइनेंस। ठीक है। उस ब्लेंडेड का आने से पहले हम उस पूरे के पूरे प्रोसेस को समझते हैं। क्या है ब्लेंडेड फाइनेंस? एक होता है AIFS। AIFS का मतलब होता है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। कैसा फंड है? ये एक ऐसा फंड है जिसमें अलग अलग निवेशक निवेश करते हैं, जैसे म्यूचुअल जी। फंड। म्यूचुअल फंड में भी क्या था, जो छोटे छोटे निवेशक है, किसी की जी इनकम 100 रुपए है, किसी की 1000 रुपए है, किसी की 2000 रुपए है, किसी की 1 लाख रुपए है, ये सब क्या करते हैं, एक म्यूचुअल फंड है जो म्यूचुअल है, सबके बीच में कॉमन है, उस फंड में आते हैं। इसको कहते हैं म्यूचुअल फंड। और ये म्यूचुअल फंड क्या करता जी है, इस पे एक्सपर्टीज होती है इसकी अपनी, इसमें अपने इसके लोग होते हैं जो जानते हैं मार्केट को, वो अलग जगह जगह पे निवेश करते हैं इनके पैसे को। जितना उनमें जी। प्रॉफिट आता है, जितना उनमें आपको रिफंड मिलता है, ये उनको उन डिवाइड लोगों को वन। वापस करते हैं। यही तो है म्यूचुअल फंड। जी सेम है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। पहली बात तो ये निवेश फंड है, ये निवेश करेगा किसी में। दूसरा, जी ये म्यूचुअल फंड से इस सेंस में अलग है कि म्यूचुअल फंड में जो सेविंग होती है, जो निवेश होता है, वो छोटा छोटा होता है। यहाँ पे जो जी निवेशक है, इन्वेस्टर है, ये कैसे हैं, ये रिच पर्सन है, ये बड़े इन्वेस्टर है, ये 1000 करोड़ वाले निवेश करने वाले लोग हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड का मतलब है कि ए नाम का, बी नाम का, सी नाम का और डी नाम का ये निवेशक हैं, ये एक जगह निवेश करते हैं, तो इनका पैसा एक पूल बना लिया जाता है, एक इकट्ठा फंड बना लिया जाता है, और इस फंड को रजिस्टर्ड कराया जाता है किसके साथ, एज ए ट्रस्ट। और कंपनी किसके साथ, सेबी के साथ। सेबी। ठीक। ध्यान रखना है कि जी ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड को किसके यहाँ पे रजिस्टर कराया जाता है, सेबी। जी। ठीक है। यानी कौन रेगुलेट करेगा अब इसको, सेबी रेगुलेट करेगा। सेबी। इस फंड को कौन रेगुलेट करेगा, सेबी रेगुलेट करेगा। सेबी। प्रीलिम्स में सवाल आएगा ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड को, क्योंकि सरकार ने बजट में लाया है इस तरह। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड को निम्नलिखित में से कौन सी संस्था रेगुलेट करती है, निर्देशित करती जी। है? आरबीआई सबसे पहले आएगा, तो आरबीआई नहीं है, क्या है, सेबी। सेबी। ये क्या करता है, अब इस फंड में इन सब निवेशकों ने अपना पैसा जमा कर दिया, ये बना दिया गया ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। ये फंड क्या करेगा, ये फंड इस पैसे को अलग अलग जगह पर, अलग अलग सेक्टर्स में क्या करेगा, निवेश करेगा। ठीक जी। है। लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करेगा, रियल एस्टेट में करेगा, स्टार्टअप कंपनीज में जब खुलेगी उनमें निवेश करेगा, या एमएसएमई में निवेश करेगा। सेबीज गाइडलाइन ऑन ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। पहली बात तो जो सेबीज को रेगुलेट करता है वो करता है कि सेबी ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड रेगुलेशन 2012 के थ्रू। कोई खास याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि रेगुलेट कौन करता है, सेबी करता है। कैटेगरीज है इसकी। जी क्या कैटेगरी है कि जो ये निवेश, ये फंड है, ये कहां पे निवेश किया जाएगा, इसको 3 जगह जी। पे आप निवेश कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है इसकी, पहली कैटेगरी है कि जब कोई प्रोजेक्ट इनिशियल स्टेज में हो, यानी जी। शुरुआती चरण में हो, अभी जैसे कोई कंपनी शुरुआती चरण में, तो अर्ली स्टेज में अगर कोई प्रोजेक्ट है जिसको कहते हैं, तो अगर आप उसमें निवेश करते हैं, इस फंड से जो पैसा है अगर आप अर्ली स्टेज में निवेश करते हैं, तो एक कैटेगरी है वो। अर्ली स्टेज में कौन कौन से निवेशक होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट फंड। जी। पढ़ा था ना, जब कोई स्टार्टअप शुरू होता है, कोई मान लो कि जी। स्टार्टअप बन रहा है, तो स्टार्टअप में 2 तरीके के निवेशक होते हैं। एक होता है वेंचर कैपिटलिस्ट फंड, या VCI, वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्टर। ये क्या करते हैं, ये उसके शुरुआत में आते हैं, जब आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तब कौन निवेश करता है आपके यहाँ, वेंचर कैपिटलिस्ट फंड। दूसरे होते हैं एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर कब आते हैं, जब आपकी कंपनी, आपका स्टार्टअप बूम कर रहा है, तब कौन आते हैं, एंजल इन्वेस्टर। ये आपके साथ लाइफ टाइम तक रहते हैं, शुरुआत में आते हैं, आखिर तक रहते हैं। ये बीच में आते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं और निकल जाते हैं, पर ये पैसा ठीक ठाक लाते हैं।
तो आप इनसे अपना कारोबार बढ़ा सकते हैं, शुरू नहीं करते हैं, बढ़ाते हैं। तो स्टार्टअप में कौन आता है? वेंचर कैपिटलिस्ट। ठीक है, तो जो अर्ली स्टेज में लग रहा है तो उनको क्या क्या कह सकते हैं? वेंचर कैपिटलिस्ट फंड है। ऐसे ही एसएमई सेक्टर में हो सकता है, एसएमई फंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। ठीक है, इन सब में। तो ये कैटेगरी 1। सेकेंड कैटेगरी में इसको यूज किया जा सकता है जो कि ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के लिए जरूरी होता है, यानी जो पहले से चला हुआ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसकी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के लिए जो फंड चाहिए होता है, अगर आप उसमें निवेश करते हैं तो उसको कैटेगरी 2 में रखा गया है। डेट फंड है, रियल एस्टेट फंड है, कुछ भी हो सकता है। ठीक। कैटेगरी 3 में हाई रिस्क फंड है। हाई रिस्क फंड मतलब उसको हेज फंड भी कहते हैं। मतलब जो एक मुफ्त अकाउंट, यानी आपके जो स्टार्टअप है या कोई भी कंपनी है, कुछ भी कोई भी प्रोजेक्ट है, उसमें बड़ा अमाउंट पैसे का इन्वेस्ट करता है और वहां से बड़ा प्रॉफिट कमा के ले जाता है, पर वो रिस्की होता है ना? वो रिस्की होता है क्योंकि जो पैसा ज्यादा लेके आता है उसके पैसे डूबने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। तो ये अगर मोटा पैसा यहाँ पे हेज फंड में जमा करता है तो इसके चांसेस ज्यादा रहते हैं, पर रिस्क हाई है तो इसलिए इंटरेस्ट भी हाई है यहाँ पे। तो इन 3 कैटेगरीज में इनको बांटा गया है कि इन 3 कैटेगरीज में आप किसी भी अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड से पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमने पढ़ा फंड, कौन सा फंड पढ़ा अभी हमने? ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट अगर फंड। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड जो है ये वाला, मान लो 2 फंड है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, एक ये है एक ये, दो। इनमें क्या होगा कि ये सब निवेशक इनमें पैसा जमा करेंगे, उसी से तो बनेगा ये। ऐसे ही जी। सेम इसमें करेंगे, एक्स वाई जेड इन्वेस्टर ने इसमें कर दिया। ठीक है, अब ये इसको कहाँ कर सकता है? या तो उनमें रियल एस्टेट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्टार्टअप में, एमएसएमई में जब निवेश करे, या क्या करे? जी। 3 तो निवेशक हैं ये, इनके अलावा भी कोई अगर कोई दूसरा फंड इनमें निवेश कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे? फंड ऑफ फंड। इसलिए इसको कहा जाता है फादर फंड। फादर फंड। और इनको क्या कहा जाता है? डॉटर फंड। यानी जिस जी। फंड का निवेश दूसरे छोटे फंड में होता है वो फंड हो गया बड़ा, बड़े फंड को कहते हैं फादर फंड, और जिस फंड में निवेश किया गया उसको कहते हैं डॉटर। जी। ठीक। ये जो फादर फंड है, ये जो फंड ऑफ फंड है, ये सरकार बनवाती है। जैसे एग्जांपल्स के रूप में आप समझेंगे, यानी यहाँ तो कोई भी हो सकता है, यहाँ तो ये प्राइवेट इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, निजी निवेशक हो सकते हैं, पर यहाँ सरकारी है। जैसे सरकार के पहले से बनाए गए फंड ऑफ फंड है फॉर स्टार्टअप। जो स्टार्टअप कंपनियां होती हैं उनके लिए क्या बनाया गया है? फंड ऑफ फंड बनाया गया है। उसको कौन मैनेज करता है? सिडबी। सिडबी। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट फंड है, ऐसे ही फंड ऑफ फंड फॉर एमएसएमई है। अलग अलग ऐसे ही बनाया गया। तो जी। यानी मान लो कि मैं इसकी बात कर लूं, एक एग्जांपल के रूप में मैं इसको ले लेता हूँ कि ये जो फंड ऑफ फंड है ये कौन सा है? ये स्टार्टअप के लिए जी। फंड ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप है ये। ठीक। अब इसमें से इसमें डॉटर फंड में, पहले वाले डॉटर फंड में, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में निवेश किया, कर दिया। जी। इसका काम तो निवेश करना था, सेम इनकी तरह, इसको इसकी तरह समझो बस। फादर इसलिए कहा है क्योंकि इससे ऊपर की बात है। और इसमें जो इसने निवेश किया, तो अब आप क्या देख रहे हैं? ये हो गया सरकारी निवेश, ये जो इधर से आया है कि नहीं है? क्योंकि ये जो सिडबी जिसको मैनेज कर रहा है, इसको सिडबी मैनेज कर रहा है, तो सिडबी का क्या है? ये गवर्नमेंट हो गया। और पहले इसमें कौन था? ये सब क्या है? प्राइवेट, निजी। तो यहाँ पे क्या हो गया? इसके फंड ऑफ फंड के निवेश करने से पहले क्या था? ये कंप्लीटली निजी था। जब इसमें सरकारी फंड ने भी निवेश कर दिया तो सरकारी फंड की क्या होगी? इसमें ब्लेंडिंग। इसको क्या कहा गया? ब्लेंडिंग फाइनेंस। जी। है ना? अब ये क्या करेगा? अब ये जाएगा स्टार्टअप में निवेश करेगा। जी। स्टार्टअप में निवेश करेगा क्योंकि ये जो फंड है ये स्टार्टअप वाला फंड था, तो ये उसी किसी इन्वेस्टमेंट फंड में निवेश करेगा जो स्टार्टअप के लिए पैसा लगाता है। तो इसने इसमें लगाया, मान लो कि ये सारा का सारा पैसा अपना स्टार्टअप में लगाता है, तो ये एबीसीडी भी इच्छुक है कि हमारा पैसा स्टार्टअप में जाए। तो अब यहाँ से भी पैसा आया और सरकार की तरफ से भी ब्लेंडिंग हुई, यानी सरकार की तरफ से भी पैसा आया, तो मिश्रण हो गया और इस पैसे को लगाया गया स्टार्टअप। तो फिर स्टार्टअप को प्रॉफिट आया, कमाया नहीं। ऐसे हम देख रहे हैं कि फाइनेंस की ब्लेंडिंग होगी। सरकार ने क्या कह रही है कि हम फंड ऑफ फंड्स को बढ़ाएंगे, अदर सेक्टर के लिए भी लाएंगे। और अदर सेक्टर कौन से है? सनराइज सेक्टर। जी। क्या कहा गया कि थीमेटिक फंड ऑफ फंड फॉर ब्लेंडिंग फाइनेंस, इसी फाइनेंस के लिए, किसके लिए? सनराइज सेक्टर के, सच एज एग्रीटेक। जी।
अगर आप एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए आप फंड करते हो, जैसे थ्रेसिंग मशीन है, ये है, वो है, और बहुत सारी चीजें हैं, तो एग्रो टेक्नोलॉजी के अगर आप निवेश करते हो तो उसके लिए फंड ऑफ फंड बनाया जाएगा। डिजिटल इकोनॉमी के लिए फंड ऑफ फंड बनाया जाएगा, ऐसे फार्मा के लिए फंड ऑफ फंड, फार्मा क्लाइमेट एक्शन के लिए, डीप टेक्नोलॉजी यानी हम्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, इन सब के लिए क्या जी बनाया जाएगा? फंड ऑफ फंड। इससे क्या समझ रहे जी हो आप? इससे ये समझ रहे हो कि यानी कि जो नए नए क्षेत्र हैं उनमें क्या होगा? हम्म उनमें निवेश बढ़ेगा, उनमें इन्वेस्टमेंट जी बढ़ेगा। उससे क्या होगा कि इन हम्म सब सेक्टर को बूम मिलेगा, इन सब सेक्टर का हम्म राइज होगा। तो सरकार जी क्या लेकर आई? ब्लेंडिंग फाइनेंसिंग। किसको कहते हैं ब्लेंडिंग फाइनेंसिंग, बता दोगे? नेक्स्ट है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, संप्रभु जी ग्रीन बॉन्ड्स। क्या होते हैं संप्रभु ग्रीन बॉन्ड्स, इनके बारे में देखते हैं। ये जो बॉन्ड्स हैं, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स की जो बात की जा रही है, ये वैसे ही है जैसे वैसे नॉर्मल बॉन्ड्स होते हैं। मान लो डेवलपमेंट हम्म बॉन्ड्स है, मान लो कि जी रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड है। रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड कैसे होते हैं कि मान लो सरकार बैंकों में पैसा इंफ्यूज करना चाहती है कि बैंकों की स्थिति खराब है। मान लो कि पीएनबी है, जी पीएनबी बैंक की स्थिति खराब है, इसका एनपीए मान लो सबसे ज्यादा है, इसका एनपीए बढ़ रहा है लगातार, इसकी स्थिति गंभीर हो गई, तो जी सरकार क्या करेगी? इसका करेगी पुनः वित्तीयकरण, हम्म इसमें पैसा इन्फ्यूज करेगी, कहेगी कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हें वहां से पैसा नहीं आ रहा है, हम तुम्हें पैसा दें। इसको कहते जी हैं रिकैपिटलाइजेशन का। तो उसके हम्म पैसे को कहां से लाती है सरकार? तो सरकार क्या करती है कि रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड जारी करती जी है पब्लिक को कहती है कि हम्म 5 साल के लिए हम ये बॉन्ड जारी कर रहे हैं, 5 साल के बाद मान लो कोई 100 रुपए का बॉन्ड है, 5 साल के बाद हम आपको 105 रुपए देंगे, 110 रुपए देंगे, जो तो सब लोग जी उसको खरीदते हैं क्योंकि केंद्र सरकार गारंटी दे रही है। और सरकार को जो पैसा हम्म प्राप्त होता है, सरकार उस पैसे से इन बैंकों में उनका पैसा उनको देती है, इन्फ्यूज करती है। तो ये ऐसे जी रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड है, ऐसे अलग तरह तरीके के बॉन्ड है। तो जैसे ये बॉन्ड है, ऐसे ही क्या है? ग्रीन बॉन्ड। ग्रीन बोर्ड पर ये जो बॉन्ड है, ये किसके लिए फाइनेंस करेगा? जो पैसा ग्रीन बॉन्ड से आएगा वो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में ही खर्च होगा सर। जी ग्रीन बॉन्ड जारी करके जो आप पैसा इकट्ठा करोगे, वो पैसा आप ग्रीन एनर्जी में ही खर्च करोगे। ठीक है, जी ये इसके मेन फीचर्स है। अगर आप हम्म इससे पहले की देखें, वो भी विश्व स्तर पर कहां कहां ये इश्यूएंस किया गया है, यानी कहां कहां जारी किया गया है, तो सबसे पहला जो बॉन्ड जारी किया गया था ग्रीन बॉन्ड, वो क्लाइमेट अवेयरनेस बॉन्ड था। फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड है जो यूरोप में जारी किया गया। जी ठीक है, इसी तरीके से वर्ल्ड बैंक भी ग्रीन बॉन्ड जारी किया है, वर्ल्ड बैंक ने। हम्म सेम क्लाइमेट बॉन्ड इनिशिएटिव करके एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो हम्म आपको एक तरीके से मदद करता है अगर आप कोई नया बॉन्ड जारी करना चाहते हैं, मोबिलाइज करना चाहते हैं अपनी कंट्री को, यानी कि जी अगर जी आप पैसे को इकट्ठा करना चाहते हैं ग्रीन बॉन्ड्स के नाम पे, तो आपको अलग अलग तरीके की मदद वो करता है, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल हो, चाहे एडवाइस हो, कुछ भी। तो जी यानी कि हम देख रहे हैं कि ग्लोबल स्तर पर इससे पहले ग्रीन बॉन्ड्स की अवधारणा है, जारी किए जा चुके, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो या क्लाइमेट अवेयरनेस हो। ठीक, भारत में किस किस जी तरीके का विकास है इस बॉन्ड का? तो हम्म 2016 में हम्म सेबी ने गाइडलाइन जारी की, किसकी? ग्रीन बॉन्ड जारी करने की, कंपनियों जी द्वारा। यानी कंपनी कौन सी? हम्म यानी निजी कंपनी। निजी जी कंपनियां अगर ग्रीन बॉन्ड जारी करना चाहती हैं तो वो जारी कर सकती हैं, एसबीआई ने उसके लिए गाइडलाइंस जारी करी। उसी हम्म के तर्ज पर, मतलब उसी के आगे का कदम रहा कि जो इंडियन रेलवे फाइनेंस कंपनी है, उसने क्या किया था? उसने ग्रीन बॉन्ड जारी किया था, किसके लिए? इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे ताकि जो हम डीजल से आपने जो इंजन चलता है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन हम्म किया जाए, तो वो भी क्या हो जाएगी? एक तरीके से ग्रीन एनर्जी हो जाएगी। जी उसके लिए उसने क्या किया था? बॉन्ड जारी किया। ऐसी अडानी हम्म एनर्जी ने ग्रीन बॉन्ड जारी किया 2019 में। तो भारत में इस तरीके जी का विकास क्रम है, भारत में नई अवधारणा नहीं है। नई अवधारणा किस सेंस में? अडानी क्या है? प्राइवेट एंटिटी। हम्म आरएफसी क्या है? प्राइवेट एंटिटी, ये प्राइवेट एंटिटी। हम्म अब जो अनाउंसमेंट है, नया अनाउंसमेंट क्या है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि हम अब अपनी तरफ से, हम्म यानी सरकारी इशू करेंगे क्या? सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। अब हम्म सरकार सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करेगी, अभी तक भारत में जो है निजी क्षेत्रों। ठीक है, जी मोस्ट हम्म इंपोर्टेंट यहां से कुछ ज्यादा नहीं है, पर ये जो खास है वो ये है कि जो हम्म ये जो सरकार बॉन्ड जारी करेगी और उससे जो पैसा इकट्ठा करेगी,
है ना, बॉन्ड जारी करेगी तो पैसा आएगा ना, लोग बॉन्ड हाँ खरीदेंगे, जी। पैसा सरकार को देंगे। तो ये जो पैसा सरकार ले रही है, ये सरकार की मार्केट बोरोइंग का हिस्सा होगा। इस सरकार ने एक नई स्कीम, नई पॉलिसी लेके आया है, उसका नाम है एनी टाइम एनीवेयर पोस्ट। एनी टाइम एनीवेयर पोस्ट या बैंकिंग, इसका मतलब है कि जो हमारा पोस्ट ऑफिस में, मान लो मेरा पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है उत्तराखंड में, या उत्तराखंड के भी रुड़की शहर में, तो मुझे उसी पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ता था अगर मुझे कुछ वहां से लेन देन करना है तो। मान लो कि मैं दिल्ली में बैठा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं दिल्ली के पोस्ट ऑफिस में चला जाऊँ कि मेरा अकाउंट वहां था तो अब मुझे यहाँ से अपना लेन देन करने दीजिए, ऐसा नहीं होता। जी। उसके चलते क्या हो गया कि पोस्ट ऑफिस की जो लोग अब पोस्ट ऑफिस में यूज नहीं करते, क्यों? क्योंकि वही है कि यार फिर उसी ब्रांच में जाओ, वहीं से पैसा निकालो, ये सब करो। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया कि सरकार ने कहा कि एनी टाइम और एनीवेयर, अब आपका पोस्ट ऑफिस का अकाउंट चाहे जहां हो। जी। ठीक। दूसरा, पहले क्या था कि अगर कोई अकाउंट आपका पोस्ट ऑफिस में है तो उसका लेन देन आप पोस्ट ऑफिस में ही करेंगे, उसको आप इंटरलिंक नहीं कर सकते हैं किसके साथ? बैंकिंग अकाउंट के साथ। तो सरकार ने अब क्या किया है, अपने जो नया फीचर्स लेके आई है, उसने कहा है कि जो कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस है वो पोस्ट ऑफिस पे भी लागू होगा। यानी अगर आप चाहें तो पोस्ट ऑफिस का पैसा नॉर्मल बैंक अकाउंट में ला सकते हैं, और नॉर्मल बैंक अकाउंट का पैसा आप उसमें ला सकते हैं। कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस को कहाँ लाया गया? पोस्ट ऑफिस। तो क्या है इसका कि नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस विच अनेबल कस्टमर टू ऑपरेट देयर अकाउंट्स and avail banking services from any post on CBS network regardless of anywhere they maintain their account। वो कहीं भी हो, कैसे भी हो, किसी भी जगह से अपने अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं। इसको कहा गया एनीवेयर एंड एनी टाइम बैंक। इसको इसके साथ से मर्ज कर दिया गया। ठीक। बजट अनाउंसमेंट क्या है कि 100%, यानी कि जो भारत में 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस है, उन सब में कोर बैंकिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। ठीक है, 100%, यानी कि सारे के सारे पोस्ट ऑफिस में ये योजना, ये स्कीम लाई जाएगी। बेनिफिट्स क्या होंगे इसके कि पोस्ट ऑफिस में जो अकाउंट है उनमें एक्सेस बढ़ जाएगा, किसके द्वारा? नेट बैंकिंग के द्वारा, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम, इन सब का एक्सेस हो। पोस्ट ऑफिस के जो अकाउंट है वो नेट बैंकिंग में भी का भी एक्सेस कर सकेंगे, मोबाइल बैंकिंग भी कर सकेंगे उनके थ्रू आप, और एटीएम में। यानी कि जो कोर बैंकिंग है वो आपको आपके पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में भी अब मिलेगी। ऐसा नहीं है कि पोस्ट ऑफिस के, कहते थे ना पहले एटीएम नहीं है पोस्ट ऑफिस का तो बैंकों में खुलवाओ, अब नहीं है, अब आपको वहां भी एटीएम मिलेगा। ठीक है। प्रोवाइड कराएगा ऑनलाइन ट्रांसफर ऑफ फंड्स बिटवीन पोस्ट ऑफिस अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, ऐसे भी आप फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये बेनिफिट्स हो जाएंगे। ठीक। तो एक स्कीम होगी आपकी एनी टाइम एनीवेयर पोस्ट। अगर पूछता है तो बैंक को इस तरीके से कन्वर्ट करने का मतलब पोस्ट ऑफिस। ठीक। नेक्स्ट है, ये इससे अलग है, वो है एक्सपर्ट पैनल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वेंचर कैपिटल। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन। छोटी सी जानकारी है, कोई बड़ी जानकारी है नहीं। प्राइवेट इक्विटी क्या होता है? जो अनलिस्टेड फर्म, यानी कि जो एनबी, जो हमारा एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, या बीएससी है, जो कंपनियां उसमें लिस्टेड नहीं है, जो फर्म उसमें लिस्टेड नहीं है, उनमें क्या करते थे, जो पैसा उनमें, जो उनमें नहीं है लिस्टेड, वो कंपनियां अगर उनमें आप निवेश करते हो तो आप कहलाते थे प्राइवेट इक्विटी। ठीक है। वेंचर कैपिटल क्या है? जो प्राइवेट इक्विटी इन इन्वेस्ट किसमें करती थी? स्टार्टअप कंपनी में, वही जो हमने कैपिटल है ना, वेंचर कैपिटल अभी पढ़ा था ना, वेंचर कैपिटल वही। तो दोनों एक ही है, बस बात इतनी है कि ये स्टार्टअप है और ये वैसी है जो अनलिस्टेड है। जी। प्रेजेंट सिनेरियो क्या है इनके बारे में? प्रेजेंट सिनेरियो ये है कि 2021 में जो इस तरीके की कंपनियां क्या किया उन्होंने, 77 बिलियन, यानी कंपनियों ने, वैसी कंपनी जो अनलिस्टेड है या स्टार्टअप है, उन्होंने इनके थ्रू, प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल के थ्रू 60% पैसा ज्यादा क्या किया? रेज किया। रेज करने का मतलब उठाना अपने पास में। ठीक है। तो नंबर ऑफ यूनिकॉर्न इंक्रीज फ्रॉम 11, 2020-21 में कितने यूनिकॉर्न थे? 11। और 21-22 में कितने होंगे? 43। यूनिकॉर्न होता है बड़ी कंपनी। ठीक, इनकी संख्या बढ़ रही है। तो इसलिए बजट में क्या अनाउंसमेंट किया गया है
के एक्सपर्ट पैनल बनाया जाएगा जो क्या करेगा, इनके लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को क्या करेगा, देखेगा, उसको टेस्ट करेगा।